नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि पाठशाला अब 8:55 नहीं बल्कि रात को 8:50 से शुरू होगी और अटेंडेंस भी इसी वक्त लगेगा। हाँ, बदला कुछ नहीं है समय के अलावा। समय बदला है लेकिन पाठशाला वैसी की वैसी है, इसलिए रोज 8:50 पर आपकी अटेंडेंस जरूरी होगी। पाठशाला में आज किस किस की क्लास लगेगी, कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा, पहले आपको वो बता देता हूं। पीएम मोदी ने देश को भूखा मरता छोड़ दिया है क्या? यह सच है नहीं है, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से पीछे भारत कैसे हो गया, आज इसकी बात करूंगा। भारत को भूखा भारत बताने वाले एजेंडे को एक्सपोज करूंगा। इसके अलावा पाठशाला में रुपए और डॉलर की भयंकर लड़ाई आपको लाइव दिखाऊंगा। रुपया कमजोर नहीं, डॉलर मजबूत हो गया। इस बात का सच क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। फिर चीन कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, कहां कब्जा करने की तैयारी कर रहा है वो बताऊंगा। और कितनी कीमत चुकाकर आपकी गाड़ी हवाई जहाज बन जाती है, आज वो भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो गई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बुलाया और 9 घंटे के करीब पूछताछ की है। सुबह 11 बजे गए थे वो और दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। इस बीच आज गुजरात में चुनावी सभा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष को गुजरात में आकर प्रचार करना था, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, आज वोटिंग होनी थी, वोटिंग हो गई। अब 19 अक्टूबर को नतीजा आ जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला, ये तो सबको पता है। 96% वोट पड़ा है। अध्यक्ष चुनने के लिए सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी सबने वोटिंग भी की है। दीपावली से पहले 21 अक्टूबर को पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले हैं। पीएम वहां विकास के कामों की जानकारी लेंगे। अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ में दर्शन करेंगे। 23 तारीख को अयोध्या चले जाएंगे। दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी के अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज पीएम किसान योजना की जो 12वीं किश्त थी उसको जारी कर दिया। इसके तहत देश के किसानों को 16,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। जिन किसानों को 12वीं किश्त का लाभ नहीं मिला वो इस पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुए हैं। कीव में 28 ड्रोन अटैक किए गए हैं और इसमें पावर प्लांट समेत जो रिहायशी इमारतें थी वो भी तबाह हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन से ईरान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है, क्योंकि जिन ड्रोन से हमला किया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि ईरान में बने हुए हैं और उनका इस्तेमाल रूस कर रहा है। हालांकि ईरान ने इस बात से इनकार किया कि उसने रूस को ड्रोन दिए हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो यूक्रेन के 15,000 सैनिकों को पोलैंड और जर्मनी में ट्रेनिंग देगा। दिन भर की खबरों के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें उन लोगों का एजेंडा एक्सपोज करूंगा जो भारत को भूखा भारत बता रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को भूखा मरता छोड़ दिया है? क्या भारत की हालत पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी खराब है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी और उसका आधार बनाया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम की एक चीज को। इसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम पर एक एजेंडा चल रहा है कि भारत भूखा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से बुरी हालत में है और कुछ लोग ये सुनकर बहुत गदगद हो रहे हैं। इसमें भारत की रैंकिंग को दिखाकर बताया जा रहा है कि भारत में लोग भूखे मर रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि भारत की हालत इन तमाम पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से भी गई गुजरी। आज ये एजेंडा क्या है आपको ध्वस्त करके बताऊंगा, क्योंकि कई पत्रकार भी इसमें लग जाते हैं, अरे देखिए क्या हालत हो गई, ऊपर ऊपर करते हैं ना, छिछला, डीप नहीं जाते जैसे हम पाठशाला में जाते। तो आपको विस्तार से बताऊंगा, समझना चाहिए आपको। अभी तक आपको क्या पता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, नाम सुनने से ही लग रहा होगा कि भूखमरी को तय करने वाला पैमाना है हंगर इंडेक्स, लेकिन आजकल ये एजेंडा तय करने वाला पैमाना हो गया। जो लोग देश में मुद्दा नहीं मिल रहा और मुद्दे की भूख से फड़फड़ा रहे हैं कि क्या मुद्दा लाएं, उनकी जो भूखमरी है वो ये इंडेक्स दूर कर रहा है।
और इसके बारे में आज डिटेल चैप्टर खोलकर आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि जिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। यह रिपोर्ट कोई सरकारी संस्था नहीं तैयार करती, ये यूरोप के कुछ एनजीओ तैयार करते हैं। और इस बार हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो कितने देशों की रिपोर्ट है भाई? ये जो हंगर इंडेक्स आप देख रहे हैं, हंगर इंडेक्स, हंगर मतलब भूख, इस हंगर इंडेक्स में कुल देश कितने हैं? 121, 121। और भारत की रैंकिंग क्या है? भारत इन 121 में 107वां रैंक है भारत का। मतलब एकदम वाहियात, सुन के ही दिमाग का फ्यूज उड़ जाए कि भारत जो है, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि भाई 121 देशों का हंगर इंडेक्स है और उसमें अगर भारत 107वें नंबर पर है तो इसका मतलब हर दूसरा ही आदमी भूखा सो रहा होगा, फिर ऐसी हालत होगी जो सुन के लगता है। पर अभी मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। इसी इंडेक्स की रैंकिंग को लेकर कुछ लोग कहने लगे कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत में भूखमरी की नौबत आ गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट भी कर दिया कि भूख और कुपोषण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री कहेंगे भारत में भूखमरी नहीं बढ़ रही, बल्कि दूसरे देशों में लोगों को भूख ही नहीं लग रही। आरएसएस बीजेपी कब तक असलियत से जनता को गुमराह कर भारत को कमजोर करने का काम करेगी, यह राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कई पत्रकारों ने भी ट्वीट किया, सोशल वर्क करने वाले, सो कॉल्ड सोशल वर्क करने वाले लोगों ने भी ट्वीट कर दिया। अच्छा, क्या आप सरसरी निगाह से देखिएगा तो लगे हाँ यही सच होगा, भाई रैंकिंग खराब है। लेकिन जो लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स का नाम लेकर एजेंडा चला रहे हैं, उनका एजेंडा आज 3 बेसिक पॉइंट्स में ध्वस्त हो जाएगा। भाई हम ये नहीं कह रहे कि इस देश में लोग भूखे नहीं सो रहे होंगे, हम ये भी नहीं कह रहे कि इस देश में गरीबी खत्म हो गई, हम ये भी नहीं कह रहे कि इस देश में गरीब को ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं बची है, सब बम बम हो गया, नहीं ये नहीं कह रहे। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम पर एजेंडा जो चलाया जा रहा है वो एक्सपोज करना जरूरी है। कुछ लोगों को खुशी मिल रही होगी कि भारत जो है, और भारत को भूखा भारत बता रहे, हमें नहीं मिल रही, क्योंकि सच्चाई कुछ और है ना। मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार करने वाले तरीके की बात तो बाद में करूंगा कि यह तैयार कैसे हुआ इंडेक्स, उसको लेकर क्यों सवाल खड़े होते हैं। पहले 3 बेसिक पॉइंट समझिए कि क्यों इस इंडेक्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहला बेसिक पॉइंट जो मन में आना चाहिए वो ये है कि भारत वो देश है जहां 2 साल से, करीब 2 साल से 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज सरकार दे रही है। आप सुने ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ये वो योजना है जिसकी वजह से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिए। मैं यूपी चुनाव कवर कर रहा था, खुद वहां इलेक्शन कवरेज के लिए जब गया तो लोगों ने बताया कि कैसे कोरोना के संकट काल में भर भर के अनाज बांटा जा रहा था, लोगों को पकड़ पकड़ के अनाज दिया जा रहा था। लोग कह रहे नहीं मेरे पास अनाज है, नहीं लो तुम्हारे हिस्से का है, तुमको लेना है। कई लोगों ने तो अनाज बेचा, ऐसी हालत थी। लोगों के घर घर अनाज पहुंचाया गया, जैसा दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ। आप यूपी का एनालिसिस करने वाले पत्रकारों से, लोगों से बात कीजिए, वो कहते हैं यूपी में बीजेपी के जीतने की एक बड़ी वजह ये अनाज जो दिया जा रहा था वो भी था। अब सीधा सा प्रश्न है कि जब देश में अनाज जो है वो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है तो भूखमरी की रैंकिंग में भारत 107वें रैंक पे कैसे हो सकता है? अप्रैल 2020 इस वक्त से पीएम गरीब कल्याण योजना चल रही है और इसके अंदर जो अनाज दिया जा रहा है वो परिवार के हर सदस्य को हर महीने 5 केजी मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, हर सदस्य को। मतलब अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 5 गुना 5 यानी 25 किलो हो जाएगा। यह योजना कोरोना के मुश्किल वक्त में गरीबों की फूड सिक्योरिटी के लिए शुरू की गई। 6 चरण में लागू हो चुकी है। 30 सितंबर को योजना पूरी हो रही थी, 3 महीने और बढ़ा दिया गया दिसंबर तक। और इस योजना के तहत कुल अनाज जो बांटा गया है अभी तक, वो कितना बांटा गया है? कुल अनाज 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटा गया है। 1121 लाख मीट्रिक टन और 3,45,000 करोड़ रुपए सितंबर तक खर्च हुए हैं। 3.45 लाख करोड़।
अब मुझे ये बताइए, जिस देश में 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटा जा रहा है, वो कोई एक सो कॉल्ड भूखमरी की रेटिंग आई है, उसमें 107वें नंबर पे। वाह भैया, ये तो पहला बेसिक पॉइंट है जो दिमाग में आएगा कि ये कैसे संभव है। और ये वो योजना है जिसकी तारीफ आईएमएफ कर रहा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो आईएमएफ कह रहा था कि राशन वितरण प्रणाली से भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी को कंट्रोल किया गया। कोरोना संकट के दौरान 2020 में भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से कम रही। अगर ये योजना नहीं होती तो एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ जाती। आईएमएफ तारीफ कर रहा है इस योजना की। एक कोई एनजीओ है भाई साहब, उन्होंने बना दिया कि भारत की रैंकिंग 107। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि कोरोना महामारी के दौर में भारत ने जिस तरह से गरीब और जरूरतमंदों की मदद की, वो तारीफ के काबिल है। दूसरे देशों को भारत से सीखना चाहिए और भारत के जैसे कदम उठाने चाहिए। वर्ल्ड बैंक कह रहा है भारत से सीखो, कैसे अपने यहाँ के गरीब लोगों को मदद कर रहा है, उनको राशन दे रहा है, खाना दे रहा है। और एक कोई ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया है जो कह रहा है कि भाई तुम बहुत पीछे हो, जाओ पीछे लाइन में खड़े हो जाओ। ए भाई, तुम पहले इधर आओ और अब जरा लाइन में खड़े होकर बताओ तुमने बनाया कैसे। अभी मैं बताता हूँ। ये तो अभी बेसिक पॉइंट बता रहा हूं कि कैसे बेसिक में ही खत्म हो जाएगा, अभी एडवांस तो बताना बाकी है। तो पहला बेसिक पॉइंट हो गया। अब दूसरा बेसिक पॉइंट क्या है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिन देशों को भारत से बेहतर बताया गया, वो देश कौन है भाई? इसमें श्रीलंका है 64वें नंबर पर। देख रहे हैं, भारत 107 पे है, ये भाई लोग 64वें नंबर पे है श्रीलंका। नेपाल 81वें नंबर पर है। बांग्लादेश 84 रैंक है। पाकिस्तान का रैंक 99 है। अफगानिस्तान 109 नंबर पर है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि जो श्रीलंका इसमें एशियन कंट्रीज में सबसे बेहतर है, उसके पास जब खाने के लिए नहीं था तो भारत ने हजारों टन चावल भेजा, दाल भेजा, प्याज भेजा, दवाइयां भेजी। दुनिया में किसी ने श्रीलंका की मदद नहीं की और भारत ने $4 अरब की मदद की। तो जिसको हम बैठा के खिला रहे हैं, उसकी रैंकिंग हंगर इंडेक्स में हमसे ऊपर है और हम नीचे हैं। अब बताइए कौन विश्वास करेगा? इतना ही नहीं, युद्ध में बर्बाद हुए अफगानिस्तान का पेट भरने के लिए भारत ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत 33,500 मीट्रिक टन अनाज भेजा। उसको कह रहे हैं वो 109 नंबर पे, हम 107 नंबर पे। जिसको हम खिला रहे हैं वो हमसे बस 2 पायदान नीचे। पाकिस्तान में भयानक बाढ़ के बीच भारत ने मदद की पेशकश की थी। पाकिस्तान ने भारत से अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध में इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए ढील देने का आग्रह किया। जो हमसे हाथ फैला के मांग रहा था, उसका कह रहे हैं हमसे रैंक बेहतर है। नेपाल और बांग्लादेश की भारत हमेशा मदद करता रहा है, उनका रैंक हमसे बेटर है। अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि पूरे दक्षिण एशिया में जिस श्रीलंका की हालत सबसे खराब है, जहां के लिए लोग कंपेयर कर रहे हैं कि उसका देश श्रीलंका ना बन जाए, उस श्रीलंका को इस हंगर इंडेक्स में पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर रैंक मिली हुई। तो भाई तुम तो बेसिक नंबर 2 में ही निकल गए। श्रीलंका का रैंक बढ़िया है, जो बर्बाद हो रखा है, तहस नहस हो रखा है, और इंडिया पीछे है। हटो। अभी तीसरा बेसिक पॉइंट, भारत तो पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जब पूरी दुनिया में गेहूं की सप्लाई चेन टूट गई, क्योंकि ज्यादातर गेहूं रूस और यूक्रेन से आता था, तो ऐसे संकट के समय में भारत ने दुनिया की मदद की। आज ही रिपोर्ट आई है कि अप्रैल से अगस्त के बीच भारत का गेहूं निर्यात पिछले साल की तुलना में 2 गुना हो गया। भारत का गेहूं निर्यात अप्रैल से अगस्त 2022 के बीच में, पढ़िए, गेहूं निर्यात जो दूसरे देशों में भारत भेज रहा है, वो अप्रैल से लेकर अगस्त 2022 इस बीच में 43.50 लाख मीट्रिक टन जो है वो है, डबल हो गया। पिछले साल इसी वक्त कितना था? 20 लाख मीट्रिक टन था। तो ये डबल हो गया, डबल। हम डबल गेहूं दुनिया को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपने लोगों को खिलाने के लिए खाना नहीं है। आप बात करते हो यार। तो ये तो बेसिक 3 पॉइंट हैं जिसमें ये एजेंडा वाला हंगर इंडेक्स ध्वस्त हो जाता है। ये भारत का, दुनिया का हंगर नहीं बताता, ये उन लोगों का हंगर बताता है जिनको मुद्दा नहीं मिल रहा, उनका सियासी पेट नहीं भर पा रहा मुद्दे की कमी की वजह से।
क्योंकि देश में गरीबी है, उस पर बात करो, देश में बेरोजगारी है, बात करो, देश में गरीब के लिए होना चाहिए, इस पर बात करो, लेकिन देश को जबरदस्ती बदनाम करो, बोलो पाकिस्तान बढ़िया, श्रीलंका बढ़िया, ये नहीं चलेगा। अब आपको डिटेल में बताता हूं कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार कैसे होता है। इससे दरअसल जर्मनी और आयरलैंड के 2 एनजीओ तैयार करते हैं। ये कैसे तय होता है वो आपको बताता हूं। इसके लिए 4 फैक्टर देखे जाते हैं। पहला फैक्टर होता है अंडर नरिशमेंट का, यानी अल्प पोषण का। इसमें देखा जाता है कि किसी देश की कितनी जनसंख्या को खाना मिल रहा है और खाने में कैलोरी इनटेक कितना है, कितनी कैलोरी मिल रही है खाने में। दूसरा फैक्टर है चाइल्ड स्टंटिंग का, यानी बच्चे की ग्रोथ रुक जाना। इसमें देखा जाता है कि 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे की हाइट उनकी उम्र के मुताबिक कम है, बच्चों को खाने में कैलोरी के अलावा बाकी न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, घर के अंदर ही खाने के वितरण में असमानता है या नहीं है। तीसरा फैक्टर इसमें कहा जाता है कि ये लोग देखते हैं कि चाइल्ड वास्टिंग कितनी है, यानी एक देश में 5 साल से कम के ऐसे बच्चों की संख्या जिनका वजन उनकी हाइट के अनुपात में कम है। और चौथा फैक्टर है चाइल्ड मोर्टेलिटी का। इसमें देखा जाता है कि किसी देश में 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की मौत हो जाती है, जिससे कुपोषण, अनहेल्दी एनवायरमेंट्स का पता चलता है। ये 4 फैक्टर ये लोग देखते हैं। अब इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सच्चाई आपको बताता हूं, एडवांस वाली सच्चाई, अभी तो बेसिक वाली बताई। इस इंडेक्स को बनाने में जो 4 फैक्टर मैंने आपको बताए, उसमें से 3 फैक्टर तो बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, यानी ये इंडेक्स पूरी आबादी के स्वास्थ्य या खाने की उपलब्धता को नहीं दर्शाता। हंगर इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि लोग भूखे सो रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, इंडेक्स को तैयार करने का चौथा फैक्टर जो पूरी आबादी से जुड़ा है, उसमें पूछा जाता है कि कितनी आबादी अंडर नरिश्ड है। यह भी कितने लोगों के ओपिनियन पोल पर आधारित है। मात्र 3000 लोगों से पूछ के इन्होंने पूरा ओपिनियन पोल बना लिया, और 130 करोड़ के देश में 3000 लोगों से पूछ के इन्होंने तय कर दिया कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। यह ओपिनियन पोल भी यूएन की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के फूड सिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल यानी FIES सर्वे मॉडल पर आधारित है। इस ओपिनियन पोल में 3000 लोगों से 8 सवाल पूछे जाते हैं और इन्हीं के आधार पर यह तय कर दिया जाता है कि किसी देश को कुपोषण के मामले में कितने नंबर मिले, मात्र 3000 लोगों से पूछकर। तो कोई भी सवाल पूछेगा कि भारत जैसे 130-140 करोड़ की आबादी वाले देश की रैंकिंग क्या 3000 लोगों से पूछे गए 8 सवाल से तय हो जाएगी? और जिन 3000 लोगों से सवाल पूछकर रैंकिंग तय की गई, उसमें एक सवाल क्या था आपको पता है? कि क्या पिछले 1 साल में कोई ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि पैसे या संसाधन की कमी की वजह से पर्याप्त खाना नहीं मिला? इस तरह के सवालों से ये नहीं पता चलता कि किसी को सही में पोषण मिल रहा है या नहीं। ये कौन सा सवाल है भाई? इस तरह के सवाल किसी भी देश की स्थिति के बारे में क्या बताएंगे? आपको एक और बड़ी सच्चाई बताता हूं। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कितनी सही होती है, इसे पता लगाने के लिए साल 2020 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, हमारे यहां की जो संस्था है, उसने एक रिसर्च की और यह देखा कि हंगर इंडेक्स जिन 4 पैरामीटर पर तैयार होता है, वो 4 पैरामीटर भूखमरी को पता करने के लिए कितने कारगर हैं। ICMR ने अपनी स्टडी में गरीबों के साथ अमीरों का भी सैंपल साइज ले लिया, जो 4 पैमाने थे उसके आधार पर। रिसर्च में 40% सैंपल साइज बेहद अमीर और अपर मिडिल क्लास का था। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 पैमानों पर स्कोर कैलकुलेट किया गया। हैरानी की बात यह है कि इन 4 पैरामीटर में अमीर भारतीय भी फेल हो गए। तो जो लोग कह रहे हैं कि भारत में गरीब भूखा सो रहा है, ICMR ने जब रिसर्च किया और इनके हिसाब से चले तो अमीर भी फेल हो गया। अंडर नरिशमेंट का स्कोर 7.3 रहा, चाइल्ड स्टंटिंग का स्कोर 25.7 रहा, चाइल्ड वास्टिंग का स्कोर 18.6 रहा, चाइल्ड मोर्टेलिटी का यानी 1000 बच्चों में 25 बच्चों की मौत करा। यानी जिन पैमानों पर भारत की ग्लोबल रैंकिंग तय कर दी गई, वो पैमाने ही सही नहीं थे, क्योंकि आप 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का आंकड़ा देख रहे हो। भारत में कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से बच्चे 5 साल से कम उम्र में उनकी मौत हो जाती है।
और इनका इंडेक्स कहता है 5 साल से कम उम्र में अगर मौत हो गई तो सब भूखे मर रहे होंगे या नरिशमेंट ठीक नहीं रहा होगा इसलिए मर गए होंगे। तो कुछ तो ढंग का लाओ भाई। बच्चों को अच्छा पोषण मिलना चाहिए, बच्चों की मौत नहीं होनी चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन एजेंडे के तहत उसका इस्तेमाल ना करो। भारत सरकार ने इस इंडेक्स को खारिज कर दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश एक बार फिर नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि गलत सूचना फैलाना ही हर साल जारी होने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स का उद्देश्य है। भारत को 121 देशों में काफी नीचे 107वीं रैंकिंग दी गई है। यह इंडेक्स असल में भूखमरी का गलत पैमाना है और इसमें बहुत सारी गंभीर खामियां हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत को हंगर रिपोर्ट में बाकी देशों के नीचे रखा जाए, क्योंकि भारत में सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहा है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हर महीने मुफ्त अनाज के अलावा भी दूसरी योजनाएं चल रही हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत में फूड सिक्योरिटी के लिए क्या चल रहा है, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम मतलब एक तो आपको बताया कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये तो सबको पता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आंगनबाड़ी के जरिए, आंगनबाड़ी इसके जरिए जो है वो 6 साल तक के 7 करोड़ 71 लाख बच्चों को भोजन मिलता है। 7 करोड़ 71 लाख बच्चों को भोजन मिलता है। अब बताइए, ये अलग से योजना चल रही है, इसके अलावा जो ये 80 करोड़ को मिल रहा है। 1 करोड़ 78 लाख 1.78 करोड़ गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती महिलाएं, इनके लिए अलग से योजना चल रही है पोषण युक्त राशन देने के लिए। 14 लाख आंगनबाड़ियों के जरिए लाभार्थियों को हर 15 दिन में उनके घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है। अभी भी कमी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कमी नहीं होगी, इसको और बेहतर करने की जरूरत भी होगी, लेकिन इतना होने के बाद हम 107वें रैंक पर रहे हैं और पाकिस्तान 99 पे जो कटोरा लेके घूमता है। श्रीलंका जो बर्बाद हो रहा है वो उसकी रैंकिंग सबसे बढ़िया है पूरे साउथ एशिया में। ये कैसे संभव? तो इसलिए मुझे लगा कि आपको ये हंगर इंडेक्स के नाम पर जो एजेंडा चल रहा है वो समझ में आना चाहिए, उसके बारे में पता लगना चाहिए। अच्छा, एक एजेंडा तो चल रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम पर, दूसरा एजेंडा चल रहा है रुपए की वैल्यू को लेकर। जरा रुपया और डॉलर का क्या खेल चल रहा है, इसका फैक्ट चेक करने वाला चैप्टर 2 खोलता हूं। रुपए की कमजोरी को लेकर आजकल खूब बातें हो रही हैं और फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निशाने पर है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। इस बात का वही लोग मजाक उड़ा रहे हैं जो लोग हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग दिखा रहे हैं। एक बार पहले निर्मला सीतारमण जी का बयान सुनाता हूं, फिर जरा फैक्ट चेक करेंगे कि रुपया मजबूत हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, क्या स्थिति है, सच्चाई क्या है, जरा आज आपको डिटेल में बताऊंगा। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. But I think the efforts are by the RBI more towards maintaining a certain, let's say, more towards seeing there are not too much of volatility. It is not to intervene in the market to fix the value of rupee. So containing the volatility is the only exercise that RBI is involved in. And I've said this before, the rupee will find its own level. देखिए, रुपए और डॉलर पर एक क्लास पहले भी मैं लगा चुका हूं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कैसे डॉलर के मुकाबले सिर्फ रुपया ही कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर के मुकाबले दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसीज भी कमजोर हो रही है। लेकिन अब जब वित्त मंत्री के बयान पर बहुत हंगामा हो रहा है, मजाक बनाया जा रहा है कि भाई 2014 के पहले रुपया और डॉलर का कंपैरिजन होता था, अब तो अलग परिस्थिति बन गई है क्या, वगैरह वगैरह। इसलिए आज के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रुपया सिर्फ डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है
जबकि बाकी करेंसीज के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। चूंकि बाकी करेंसीज के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपया बाकी करेंसीज के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है, आज आपको रुपए का परफॉर्मेंस बताता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि रुपया कमजोर हो रहा है या डॉलर मजबूत हो रहा है। अब आप देखिए रुपीज, इसमें अगर आप देखेंगे, एक सेकंड रुकिए, एक हम आपको दिखाते हैं अक्टूबर 2021 में क्या स्थिति थी और अक्टूबर 2022 में क्या स्थिति, जहां आज की तारीख में हम खड़े हैं। अब रुपया वर्सेस पाउंड दिखाते हैं, ठीक है। पाउंड के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति है। अक्टूबर 2021 में एक पाउंड 104 रुपए का था। आज की तारीख में यही पाउंड 92 रुपए का है। तो इसका मतलब रुपया मजबूत हुआ है, पाउंड कमजोर हुआ है। अगर रुपया कमजोर हो रहा होता तो सबके मुकाबले होता। डॉलर के मुकाबले कमजोर है, लेकिन बाकी करेंसीज के मुकाबले देखिए, यहां पाउंड के मुकाबले रुपया मजबूत हो गया, 104 से 92 पर आ गया। अब आप देखिए रुपीज वर्सेस यूरो। अक्टूबर 2021 में एक यूरो की कीमत थी 88 रुपए। आज की तारीख में रुपये के मजबूत होने की वजह से एक यूरो की कीमत हो गई है 82 रुपए। यहां भी रुपया मजबूत हो गया। अब आप देखिए रुपया वर्सेस जापानी येन। अक्टूबर 2021 में एक येन जो है वो 0.65 रुपीस का था और आज की तारीख में 0.55 का हो गया। यहां भी रुपया मजबूत हो गया। तो वित्त मंत्री जो कह रही हैं वो गलत नहीं कह रही। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर होता तो सबके मुकाबले गिर जाता ना। यहां सबके मुकाबले रुपया ऊपर चला गया है, रुपये की स्थिति बेहतर हुई। कोरोना संकट और यूक्रेन युद्ध के बावजूद रुपया पिछले साल के मुकाबले मजबूत हुआ है। इसे और गहराई से समझने के लिए आपको डॉलर इंडेक्स के बारे में बताता हूं। अब आप कहेंगे डॉलर इंडेक्स क्या है भाई? देखिए डॉलर इंडेक्स क्या है, एक पैमाना होता है जो दुनिया की 6 बड़ी करेंसी के मुकाबले डॉलर की स्थिति को बताता है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई, जैसे अगर आप चेक कर रहे हैं कि क्लास में 6 जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मुकाबले जो टॉपर है वो क्या कर रहा है, तो पता चलता है कि बाकियों ने कैसा परफॉर्म किया और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर अक्टूबर 2021 में डॉलर इंडेक्स की वैल्यू थी 93 थी, तो अक्टूबर 2022 में डॉलर इंडेक्स की वैल्यू बढ़कर 112 हो गई। यानी डॉलर दुनिया की 6 बड़ी करेंसीज के मुकाबले मजबूत हुआ है। यानी वित्त मंत्री ठीक कह रही हैं, रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। दुनिया की 6 बड़ी करेंसीज के मुकाबले 93 से बढ़कर 112 हो गया। एक साल में 19 पॉइंट का इजाफा है। इसलिए जो लोग मजाक बना रहे हैं कि रुपया कमजोर हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, वो देखे सच्चाई क्या है। और अभी बताऊंगा कि महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब जब रुपए को लेकर सवाल उठते थे तो वो क्यों उठते थे, तब क्या स्थिति थी। लेकिन पहले समझिए कि ऐसा हुआ क्या कि डॉलर मजबूत हो गया और सारी करेंसीज कमजोर हो गई। इसकी वजह है अमेरिका बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। वहां 6 से 8 महीने में मंदी आने वाली है। यूक्रेन युद्ध का दबाव अमेरिका पर है, लेकिन इस स्थिति के बाद भी डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है? इसका जवाब यह है कि डॉलर की मजबूती की वजह अमेरिका में महंगाई के 40 साल के रिकॉर्ड लेवल पर होना है। महंगाई को रोकने के लिए अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने वहां पर बेंचमार्क रेट यानी मुख्य ब्याज दरें 3.5% बढ़ा दी। जैसे आरबीआई होता है वहां पर फेडरल रिजर्व होता है। तो जैसे समझिए अमेरिका के आरबीआई ने क्या किया, दर बढ़ा दी, 3.5% कर दिया। जबकि फरवरी 2022 तक ब्याज दर क्या थी, 0%। तो 0 से 3.5% हो गया। और 2023 में बेंचमार्क रेट जो है वो कहा जा रहा है कि 3.5% से बढ़कर 4.6% पर हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डॉलर की डिमांड बढ़ गई। ऊपर से यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, जिसका ट्रेड अमेरिकी डॉलर में ही होता है।
इसलिए डॉलर मजबूत हो रहा है हर करेंसी के मुकाबले। तीसरी बात यह भी है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, इसलिए भी डॉलर मजबूत हुआ है। लेकिन रुपया बाकी करेंसीज के मुकाबले मजबूत हुआ, डॉलर दुनिया भर की करेंसी के मुकाबले मजबूत हुआ। रुपये ने अपनी पकड़ बनाकर रखी है। यह क्यों कह रहा हूं, इसे आपको समझना है तो आपको कांग्रेस के समय क्या हुआ था यह समझना होगा। भाई मनमोहन सिंह बहुत महान अर्थशास्त्री थे, उनके जमाने में क्या हो रहा था जरा सुनिए। रुपीज की हालत यूपीए के समय 2010 से 2014 के बीच, 2010 से 2014 जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बेंचमार्क रेट था, फेडरल रिजर्व, वो कितने परसेंट पे था? 0%, जो आज 3.5% हो गया और इसलिए डॉलर मजबूत हो रहा है। उस वक्त कोई फेडरल रिजर्व का बेंचमार्क रेट नहीं बढ़ा था। इस दौरान 2014 में डॉलर 63 रुपए पे पहुंच गया था। 63 रुपीज का $1 आता था, जो कि 2008 में कितने पे था आपको पता है? 2008 में $1 जो है वो 40 रुपया का होता था, $1। यानी फेडरल रिजर्व का रेट जस का तस रहने के बावजूद रुपया जो है वो कमजोर हो रहा था। 40 से 63, 50% का से ज्यादा का जंप था। ना कोई कोरोना था, ना कोई यूक्रेन युद्ध था, उसके बावजूद रुपया जो है वो गिरता जा रहा था। इसलिए लोग सवाल पूछते थे। और अभी ये जो 0% पे फेडरल रिजर्व उस वक्त हुआ करता था यूपीए के जमाने में, आज 3.5% पर है। बावजूद इसके रुपया वैसा नहीं गिरा है डॉलर के मुकाबले जैसा अभी, उस वक्त तो 50% गिर गया था। और अब की स्थिति आप देखिए, फरवरी 2022 से लेकर अब तक फेडरल रिजर्व 3.5% बढ़ा और रुपया डॉलर के मुकाबले, जब ये 3.5% है, फेब 2022 से अभी तक का दिखा रहा हूं। अभी फेडरल रिजर्व का रेट कितना हो गया? 3.5%। और कितना हुआ है? 75 से 82 हुआ है डॉलर के मुकाबले रुपया। यानी 3.5% की बढ़ोतरी के बदले डॉलर के मुकाबले रुपया कितना बढ़ा? 7 रुपया। और यहां कितना बढ़ा था? 23 रुपया। और जबकि प्रधानमंत्री देश के महान अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह। अच्छा, अगर 2010 से 2014 का समय देखिए, जब फेडरल रिजर्व के बेंचमार्क रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, डॉलर के मुकाबले रुपया 50% कमजोर हो गया, तब कोई हंगामा उस तरह से नहीं कर रहे थे लोग। जब भाई चुनावी मुद्दा बन रहा था, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा था उस तरह से। आपको अब यूपीए के दौरान 3 करेंसी की हालत भी बताता हूं। भाई डॉलर के मुकाबले तो मनमोहन सिंह सरकार में रुपया ध्वस्त हो गया था, वो तो आपने देख लिया। अभी रुपया फिर भी पकड़ के रखा हुआ, आपने वो भी देख लिया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दुनिया की बाकी करेंसीज के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है आज की तारीख में। सालाना औसत वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए की 2004 से 2005 में, 2004-5 में 44 रुपए 93 पैसे। $1 जो है वो 44 रुपए 93 पैसे का था औसत 2004-5 में। 2013-14 में ये कितना हुआ? ये बढ़कर हो गया 60 रुपया। ये 1 मिनट, ये हो गया $1 इज इक्वल टू 60 रुपया 50 पैसा। ये सालाना वैल्यू बता रहा हूं, एवरेज। और अभी कितना है? 2022 ये है 82 रुपया 15 पैसा आज की तारीख में। ठीक, अब जरा मैं आपको बताता हूं, ये हो गया डॉलर का हिसाब। अब जरा आपको पाउंड का बताता हूं। भाई डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति है वो बता दिया। पाउंड की स्थिति देखिए, 2004-5 में 1 पाउंड जो है वो 82 रुपया 86 पैसे का था। 2013-14 में महान अर्थशास्त्री की सरकार में ये 96 रुपया 30 पैसा पे पहुंच गया, 82 रुपया से 96 रुपया। और अभी अगर आप देखेंगे ये 93 रुपया 80 पैसा पे है। तो रुपया मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है? और कमजोर होना इसको कहते हैं 82 रुपया से 96 रुपया 30 पैसे पे पहुंच जाना। इसीलिए
डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है। रुपया कमजोर हुआ था मनमोहन सिंह के समय। कमजोर होता तो यहां भी गिरता ना भाई। अभी तो आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये 93-80 भी जो है रुपये की मजबूती है, कहां 102 से 93-80 पर आ गया। अब आप देखिए यूरो का दिखाऊं इधर, एक मिनट इसको हटा देता हूं मेरा। डॉलर का तो देख लिया, अब आपको यूरो का हिसाब दिखाता हूं, उसमें आपको समझ में आएगा कि रुपया क्यों मजबूत हुआ कहा जा रहा है। ये आपको यूरो का हिसाब दिखाता हूं। 2004-5 में 53 रुपया 98 पैसे का 1 यूरो था, ठीक है। 13-14 में ये 53 रुपए से बढ़कर 81 रुपया 17 पैसे पे चला गया। इसको कहते हैं रुपए का गिरना बॉस। कैसे 10 साल में महान अर्थशास्त्री की सरकार में रुपया गिर गया, जबकि दुनिया में ना कोरोना का संकट था, ना उस वक्त यूक्रेन रूस का युद्ध था, ना अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कोई रेट बढ़ाया था। और आज की तारीख में 2022 में जो ये यूरो की कीमत है वो 80 रुपए 59 पैसे है, यानी मनमोहन सिंह की सरकार से बेहतर स्थिति में है अभी भी। इसलिए कहा जा रहा है रुपया मजबूत है, रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ। तो इसलिए कभी भी सिर्फ नंबर देख के मत कूदा कीजिए, और कुछ लोगों का एजेंडा होता है समझा कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं पाठशाला में आया कीजिए। ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपको क्या बोलेंगे कि अरे रमेश को तो 10 ही नंबर आया है। अरे पर रमेश ने जिस एग्जाम में बैठा वो एग्जाम ही 20 नंबर का था या 15 नंबर का था, और आप उस एग्जाम में 10 नंबर लाए थे जहां 100 नंबर का पेपर था। तो 10 नंबर देख के जजमेंट नहीं ना होगा, उसके अलावा फैक्टर्स भी तो देखे जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में मुद्दे नहीं मिल रहे, तो वो देश हित, देश का मान, देश का सम्मान सब ताक पर रखने को तैयार हो गए, और उसके लिए पूरा एजेंडा चलता है। पाठशाला में अब उन देशों का चैप्टर जो महंगाई और मंदी से जूझ रही दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, मंदी की भविष्यवाणी की जा रही है, अनाज का संकट है, यूरोप में बिजली की कमी हो गई है, तब दुनिया के बड़े देशों का हाल यह है कि कोई एटम बम की लड़ाई की तैयारी कर रहा है, कोई दूसरे देश पर कब्जे का प्लान बना रहा है। मतलब बुद्धि देखिए इन लोगों की कि इनका देश बर्बाद हो रहा है, और इनकी प्लानिंग क्या चल रही है कि यहां बम फोड़ देंगे, यहां न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, इस देश को कब्जा कर लेंगे। यह सब हिसाब किताब चल रहा है। एक तरफ नेटो के देश हैं जो एटम बॉम्ब से युद्ध की तैयारी के लिए बेल्जियम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन में शी जिनपिंग हैं जो तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में यह कह रहे हैं कि ताइवान की बारी है, वहां कब्जा लेंगे। यानी युद्ध का एक और मैदान तैयार हो रहा है। रूस यूक्रेन से दुनिया तबाह हो रही है, मंदी आ रही है, लोगों की हालत खराब हो रही है, चीन को ताइवान पे कब्जा करना है। और तीसरी तरफ यूक्रेन और रूस में 233 दिन से युद्ध चल रहा है, वो तो आपको पता ही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और उसके सहयोगी एक कदम और आगे बढ़ गए। 30 देशों के संगठन नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश है बेल्जियम में। वहां पर न्यूक्लियर वॉर के लिए प्रैक्टिस की जा रही है। न्यूक्लियर वॉर के लिए यहां अर्थव्यवस्था में रॉकेट लगा हुआ है, वहां बम फट रहा है, ये लोग न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहे हैं। नेटो ने इस एक्सरसाइज को स्टेड फास्ट नून का नाम दिया है। इसमें नेटो के 30 में से 14 देश शामिल हो रहे हैं। 60 फाइटर एयरक्राफ्ट इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। B-52 बॉम्बर भी एक्सरसाइज का हिस्सा होगा। B-52 बॉम्बर अमेरिका के नॉर्थ डकोटा से बेल्जियम पहुंचा है। इस वॉर एक्सरसाइज में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग बेल्जियम में जमीन, उत्तरी सागर और ब्रिटेन के ऊपर होगी। हालांकि इस वॉर एक्सरसाइज में किसी भी हथियार की लाइव ट्रेनिंग नहीं होगी। मतलब माहौल बनाने के लिए है कि भाई देखो न्यूक्लियर वॉर करोगे रूस तो हम भी तैयार हैं। अरे मामला ठंडा करना है, यहां और गर्मी बढ़ा रहे हो। सवाल है कि जब रूस पहले ही कह चुका कि नेटो से सीधी लड़ाई का मतलब है तीसरा विश्व युद्ध, ऐसे में न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? तुम फिर उसको जो है वो नाराज कर रहे हो, फिर उसमें पंप कर रहे हो, उसको गुस्से में ला रहे हो। फिर वो उधर से कुछ करेगा तो कहोगे देखो रूस ये करता है। तुम क्या करते हो कब देखोगे भाई? नेटो के प्रवक्ता ने कहा है कि ये एक रूटीन वॉर एक्सरसाइज है जो हर साल अलग अलग सदस्य देश में किया जाता है। अभ्यास के जरिए सदस्य देश एक दूसरे को बताते हैं कि उनकी जवाबी परमाणु क्षमता कितनी सुरक्षित और असरदार है।
इसका मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। भाई हर साल तुम करते होगे, अभी वैसे ही हालात खराब है, वैसे ही रूस जो है वो तरह तरह की स्थिति में है कि ये लोग कहीं कर ना दें, और उसमें तुम फिर कर रहे हो। तुम हो सकता है हर साल छुट्टी मनाने जाते हो, कहीं होता है, हम लोग हर साल गर्मी में ठंड में कहीं कहीं छुट्टी मनाने जाते हैं, लेकिन घर में अगर संकट हो, मान लीजिए किसी की तबीयत बहुत खराब है, कोई आईसीयू में है, तो भी ये कह के छुट्टी पे नहीं चले जाते ना कि भाई हम तो हर साल छुट्टी पे जाते थे, इस बार भी आए। अरे भाई कोई घर में बीमार है तो घर में रहो, मौके की नजाकत को समझो। वहां रूस जो है और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, कह रहे हो कि हम हर साल ये करते हैं। नेटो का ये दावा कह रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के करीब 100 परमाणु बम आज भी यूरोप में तैनात हैं। ये परमाणु हथियार जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और टर्की में रखे गए हैं, और अगर नेटो और रूस सीधी लड़ाई में आते हैं तो ये परमाणु हथियार खतरनाक साबित हो सकते हैं। और मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो सिर्फ शुरुआती 4.5 घंटे में रूस, अमेरिका और यूरोप के 1.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे। 4.5 घंटे में 1.5 करोड़ लोग खत्म, अगर ये न्यूक्लियर वॉर हो गया। लेकिन रूस पर नेटो की इस तरह की धमकियों का कोई असर नहीं है। रूस ने कीव शहर में 28 ड्रोन स्ट्राइक किए हैं, और इस हमले में यूक्रेन की कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, कई इमारतों में आग लग गई है, कई जगहों पर धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। यूक्रेनी सेना और पुलिस के जवानों ने रूसी ड्रोन को गिराने की भी कोशिश की। अब तक रूस यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहा था। पिछले हफ्ते उसने 83 मिसाइलें यूक्रेन पर गिराई थी, लेकिन अब रूस ने स्ट्रैटेजी बदल दी। अब वो सीरियल ड्रोन अटैक कर रहा है। रूस ने जिस ड्रोन से हमला किया उसका नाम गेरान 2 है। गेरान 2 टारगेट पर मिसाइल से हमला नहीं करता, बल्कि टारगेट को हिट करके खुद धमाका करता है, यानी एक सुसाइडल ड्रोन है। जैसे वो आतंकवादी नहीं आते लपेट के और फट जाते हैं, वैसे ही समझिए कि ये खुद जाता है और फट जाता है। इसकी एक और खासियत है कि ये ड्रोन टारगेट के इंतजार में कई घंटे तक हवा में चक्कर भी लगाता रहता है। मतलब गया है तो फटेगा उसी वक्त जहां पे गया। भाई मिसाइल का क्या, गया और फट गया, ये क्या ऊपर घन 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 घूम रहा है, जब टारगेट दिखेगा तब फटेगा, सुसाइड अटैक कर लेगा। गेरान 2 ड्रोन 5 से 30 किलोग्राम वजन का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। यह 2200 किलोमीटर दूर तक जाकर लक्ष्य पर हमला कर सकता है। आरोप यह लग रहा है कि रूस ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान कह रहा है कि भाई मेरा नहीं है, रूस को कोई ड्रोन सप्लाई नहीं किया, ये कहां से ला रहा है मुझे नहीं पता। तो सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। हमले यूक्रेन में हो रहे हैं, लोग यूक्रेन के मारे जा रहे हैं, लेकिन नुकसान रूस का होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन आर्मी के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि इस युद्ध में अब तक रूस के 65,320 सैनिक मारे गए, 2,537 टैंक तबाह हो गए हैं, 5,205 आर्मर्ड व्हीकल तबाह कर दिए गए हैं, 3,969 फ्यूल टैंक बर्बाद कर दिए, 1,599 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद कर दिया, 366 रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए, 187 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया, 268 फाइटर जेट, 242 हेलीकॉप्टर, 1,241 ड्रोन, 16 बोट, सब यूक्रेन ने तबाह कर दिया। अरे भाई साहब इतना तबाह कर दिया तो बार बार पलट के अमेरिका और नेटो देशों से मदद क्या मांग रहे हो? फिर लड़ते रहो खुद ही। यह भी एक बड़ा प्रोपेगेंडा है भाई, समझिए इसको। वेस्टर्न मीडिया, पश्चिमी मीडिया से पश्चिमी देशों के हित साधने के लिए ये पूरा प्रोपेगेंडा चलता है कि रूस को ध्वस्त कर दिए, मनोबल खत्म है, सब खत्म करने वाले हैं। और इस तरह से यूक्रेन को उकसाया जाता है कि तुम युद्ध लड़ो, माहौल हम बना रहे हैं। क्योंकि इससे होता क्या, जब भाई मान लीजिए आप इंडिया में बैठे हैं, आप तो जान नहीं रहे वहां कितने लोग मर गए नहीं मर गए, आपने ये रिपोर्ट्स देखी, आप बतौर देश ये सोच सकते कि अरे रूस तो खत्म हो रहा है, चलो हम लोग भी इधर नेटो की तरफ चलते हैं। माहौल बनाने के लिए साइड तय हो जाएगा ना उससे। ये पूरा प्रोपेगेंडा न्यूज में चल रहा है। यहां इंडिया में ही थोड़े भरे बैठे हैं भाई, बहुत लोग इस तरह के हैं सब तरफ। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ एक और युद्ध का प्लान बन रहा है, और इस युद्ध का प्लान बनाने वाला चीन है, जिसने फिर कहा है कि ताइवान उसका टारगेट है। चीन की राजधानी बीजिंग में कल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 20वां अधिवेशन शुरू हुआ। यह 3 दिन तक चलेगा। अधिवेशन ठीक वैसा ही है जैसे भारत में चुनाव होता है। भारत में हर 5 साल में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ना, लेकिन चीन में हर 5 साल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अधिवेशन होता है, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी तो है नहीं। ये लोग अपना प्रोग्राम करते हैं, इसी में राष्ट्रपति चुन लेते हैं।
इसी अधिवेशन में तीसरी बार शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने पर मुहर लगेगी। अब तक चीन में कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता था, लेकिन शी जिनपिंग के लिए यह नियम बदला जा रहा है। भाई वही डेमोक्रेसी तो है नहीं, भाई को बनना है, उसने अपने हिसाब से नियम बदल दिए। शी जिनपिंग के लिए चीन में नियम ऐसे ही नहीं बदले जा रहे। 2013 में जब से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उनका रुतबा बढ़ता ही जा रहा है। और उनका रुतबा कितना बड़ा है, यह कल की तस्वीरों में देखने को मिला। कल जैसे ही जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में ग्रैंड एंट्री ली, वहां मौजूद हर आदमी खड़े होकर उनके स्वागत में ताली बजाने लगा। तालियां भी कोई सामान्य नहीं थी, बल्कि म्यूजिक पर लयबद्ध तरीके से तालियां बज रही थी। एक बार सुनवाइए जरा। पूरा म्यूजिक के साथ ताली चल रही है और काफी देर तक वहां लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते रहे। इसके बाद वक्त आया जिनपिंग के बोलने का, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनका वो एजेंडा सामने आ गया, जिससे दुनिया में एक और युद्ध का मैदान तैयार हो सकता है। शी जिनपिंग ने कल 3 बड़ी बातें कही। एक तो भाई ने कहा कि ताइवान में विदेशी ताकतों का दखल है, जिसे चीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जिनपिंग ने कहा कि उन्होंने पार्टी और देश को आगे बढ़ाया है, वो अब चीन के लिए एक लंबी नीति बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ग्लोबल बदलाव को चीन ने तेजी से अपनाया है और कोविड में लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। Demonstrating our resolve and ability to safeguard China's sovereignty and territorial integrity and to oppose Taiwan independence. शी जिनपिंग के कल के भाषण से साफ है कि वो ताइवान को लेकर किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका भी साफ कर चुका है कि वो ताइवान को हथियार देगा और युद्ध की स्थिति में हर संभव मदद देगा। अच्छा, चीन ये भी देख रहा है कि अमेरिका उधर यूक्रेन युद्ध में भी हथियार दे रहा है, कितना जगह हथियार देगा और उसकी खुद में वहां मंदी आने वाली है। तो चीन बहुत स्मार्ट खेल रहा है। अच्छा, शी जिनपिंग इसलिए भी स्मार्ट खेल रहे हैं कि उनको पता है कि भाई यहां पे फिर राष्ट्रपति का पद चाहिए, तो पब्लिक को बताना ना होगा कि मैं ही हूं जो ताइवान लेकर आऊंगा, तो वो माहौल भी बनाना है। अगस्त में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था। इसके बाद चीन ने कई बार ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन किया। उधर अमेरिका ने ताइवान को $1.10 अरब की सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका और चीन के जंगी बेड़े भी आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। अगर चीन और अमेरिका इसी तरह ताइवान के मुद्दे पर एक दूसरे को ललकारते रहे तो युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। यह अमेरिका यही सारा नाटक यूक्रेन के टाइम भी किया था, और फिर यूक्रेन को फंसा के पीछे हट लिया और अब कह रहा हम ये देंगे, हम वो देंगे। ये ताइवान को भी वैसे ही पंप कर रहा है। ये भिड़ा देगा उधर, ये पीछे हट जाएगा। ताइवान को अपनी स्थिति के लिए खुद तैयार रहना होगा। सवाल यह है कि क्या यूरोप के बाद एशिया में भी युद्ध भड़क सकता है? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन रूस में बिना रोक टोक के शासन कर रहे हैं, वही स्थिति शी जिनपिंग की है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर उनका अघोषित कब्जा है। पिछले 10 सालों में यह कब्जा बढ़ा ही है, कम तो हुआ नहीं। 2013 में शी जिनपिंग चीन के पास 3 पद थे: चीन के राष्ट्रपति, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का और चीन की सेना के कमांडर का। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद एक एक करके जिनपिंग ने सारे पदों पर कब्जा शुरू किया। खासकर सेना से जुड़े हर एक कमेटी में खुद को हेड बना लिया। अभी जिनपिंग चीन के सबसे पावरफुल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के चेयरमैन हैं। इसका जो चेयरमैन होता है वो चीन की सेना का सुप्रीम कमांडर होता है। जिनपिंग से पहले किसी और राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर थी ही नहीं, भाई ने सब ले लिया खुद ही। राष्ट्रीय सुरक्षा कमीशन के चेयरमैन हैं, नेशनल डिफेंस एंड मिलिट्री रिफॉर्म के लीडर हैं, इंटीग्रेटेड मिलिट्री एंड सिविलियन डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं, ताइवान अफेयर ग्रुप के लीडर हैं, इंटरनेट सुरक्षा और इंफॉर्मेशन के अध्यक्ष हैं, विदेश नीति के मामलों वाले ग्रुप के लीडर भी। यानी एको अहम दूजो नास्ति, सब जिनपिंग है और कोई कुछ है ही नहीं। और राहुल गांधी एक दिन कह रहे थे कि उनको चीन में जो मॉडल चलता है पसंद आता है।
यानी जिनपिंग के पास अब इतनी ताकत है कि अगर वो चाह लें कि ताइवान पर हमला करना है तो चीन में कोई रोक नहीं पाएगा और एक और युद्ध छिड़ना तय मान के चलिए। इसलिए यह बड़ा संकट जो है वो दुनिया के सामने खड़ा है और अमेरिका अगर इसी तरीके से बीच में अड़ंगा लगाता रहा, पंप करता रहा, तो हो सकता है चीन ताइवान युद्ध भी हो जाए। उस पर आपको जानकारी देता रहूंगा। लेकिन पाठशाला में अब आपकी कार को हवाई जहाज बनाने वाली क्लास। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कार को हवाई जहाज बनाने पर तुले, जो चाहते हैं कि उनकी कार इतनी तेज रफ्तार में चले कि हवाओं से बात करने लगे। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। आपकी कार हवाई जहाज बन जाए, इसकी भी एक कीमत है और वो कीमत है आपकी जान। आपकी गाड़ी प्लेन नहीं बनेगी। आपको महसूस भले हो जाए कि मैं प्लेन में उड़ रहा हूं, इतना तेज चल रहा हूं, लेकिन उस महसूस करने के लिए उस चीज को जो कीमत आपको चुकाएंगे वो आपकी जान के तौर पर हो सकती है। आज आपको ऐसे ही एक्सीडेंट की कहानी बताता हूं जिसमें रफ्तार की कीमत जान देकर चुकाई गई। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल है, शायद आपने भी देखा होगा। यह वीडियो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक BMW कार में सवार 4 लोगों का है। ये चारों लोग BMW कार में सवार होकर रफ्तार का मजा ले रहे थे। कार कितने स्पीड में दौड़ रही थी पता है? 230 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही और इनका मन 300 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंचाने का था गाड़ी को। 300 कार की स्पीड तक कार नहीं पहुंची, या पहुंची तो मतलब कार तो नहीं पहुंची, लेकिन इनकी मौत इन तक पहुंच गई। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है बॉस, इतना भयानक, मतलब आप डेड बॉडी देख नहीं पाएंगे, ऐसी हालत हो गई। और गाड़ी की हालत देख लीजिए क्या हुआ है। इतनी भारी भरकम महंगी कार प्लास्टिक के खिलौने की तरह टूट गई। चारों लोगों की मौत हो गई और ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, पढ़े लिखे समझदार लोग थे। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, सब कुछ जानते समझते हुए इन्होंने रिस्क लिया। एक बार मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए, ये जो बातचीत कर रहे थे उस वक्त उसको सुनिए, फिर आगे की बात करूंगा। चारों मरेंगे। रुकिए हाँ। 1 मिनट शांति। अब देखिए ले लिया है, ये शांति रहो। हाँ शाम शांति है। शांति रहो तभी चला पाएंगे। ना गाना चला देते हैं। गाने नहीं गाना, स्पीड आ रहा था। हाँ 200 170। ये रिपोर्ट कीजिए जी। अरे हो रहा बंद नहीं को बंद को तो बताइए। यहाँ तो चाओ 300 मार 300 मार। इसके बाद जो हादसा हुआ, ये चारों बचे नहीं और इतनी बुरी हालत हुई है शरीर की कि पहचाने नहीं जा रहे। इसलिए आगाह कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गाड़ी में 300 तक की स्पीड हो सकती है, लेकिन आपको उस स्पीड में चलना है जो उस एक्सप्रेसवे के लिए सरकार की तरफ से तय की गई। तभी आपकी जिंदगी भी चल पाएगी, वरना जिंदगी पर ब्रेक लग जाता है। भगवान के लिए उस स्पीड की सनक में मत सवार हो जाइए। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात फिर कितने बजे? 8:50 पर मुलाकात होगी। नमस्कार।